नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की, जो बजट से ठीक पहले माफ करिएगा पेश की जाती है। और उसका एक अनुमान होता है कि यूं कहूं कि एक नब्ज सामने आती है कि बजट किस दिशा में जाएगा। क्या आर्थिक सर्वे रिपोर्ट्स हैं, कई लोग इसे बड़ी डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हैं, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि आंकड़े हैं, अभी यथार्थ कुछ है कुछ नहीं है। खैर, लेकिन बजट से पहले आते हैं तो कुछ उस पर चर्चा होना लाजमी है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बजट विश्लेषक निसार अहमद साहब हैं। भाजपा से हमारे साथ आरपी विजय साहब हैं, कांग्रेस से नितिन व्यास साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं निसार साहब आपके पास में आना चाहूंगा। दो चीजें बताइए इसमें, महंगाई दर कंट्रोल में रहेगी और जीडीपी 6.8 से 7.2 के बीच रहने की संभावना है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और खाद्यान्न की भारत में एक अच्छी आवक रहेगी। तो इस हिसाब से लगता है कि 2026, 27, 25, 26 के बनिस्पत और बेहतर रहने वाला है। दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत का आत्मविश्वास है कि यहां किसी तरह की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार भी पिछले वित्तीय वर्षों के बनिस्पत हमारे यहाँ से काफी अब बढ़ा हुआ देखा जा सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या मानना है सर, इन आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो आती है, ये क्या एक वाकई फ्यूचर की तस्वीर उसे मान के चल सकते? किसी के यहाँ पे ऑन है, कोई सिस्टम ऑन कर रखा है, जो आवाज आ रही है अपनी रिपीट आ रही है, तो प्लीज इसे बंद कर दीजिए। टीवी या कोई सिस्टम ऑन कर रखा है किसी ने, उसे बंद कर दीजिए। जी निसार साहब। जी धन्यवाद योगेंद्र जी। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, ये हमें ये बताता है कि पिछले वर्षों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही और हमने आर्थिक सामाजिक जो पहलू हैं विकास के, उनमें क्या प्रगति की, किस प्रकार से उनमें हमने प्रोग्रेस किया। और जाहिर है ये एक हमारे सरकार की तरफ से ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है एक तरह से पूरे सरकार का, कि हमने किस प्रकार से क्या अचीवमेंट्स रहे हैं हमारे। और इससे जैसा आपने कहा, इससे भविष्य की दिशा भी मिलती है कि आने वाला बजट कैसा होगा और हमारे आने वाले वर्ष में स्थिति क्या रहेगी। तो इसमें जाहिर है ये बताया गया है कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो पिछले कई वर्षों से, मतलब कोरोना के बाद से और कोरोना के पहले, कोरोना के दौरान तो जाहिर है ग्रोथ रेट कम रहेगा, भी ठीक था। पिछले कई सालों से हमारा जो ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया में एक पूरी दुनिया के मुकाबले अच्छा रहता है और वो ट्रेंड कंटिन्यू होने की आशा है, ऐसा इस सर्वे ने भी कहा है। और इस सर्वे ने ये भी कहा है कि हमारे ये जो दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, टैरिफ्स को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया ही जा रहा है, घटाया तो नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग देशों पे अलग अलग तरह से टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं, उनसे भी हम उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे ऐसा लग रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव बातें हमें देखने को मिली। और पिछले पहले भी ये आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मल्टी लेवल पॉवर्टी का जो डेटा है वो भी दिखा रहा है कि गरीबी भी कम हुई है। तो ये सारी बातें काफी पॉजिटिव हैं और इनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ चिंता की बातें भी हैं जो ये सर्वे भी कुछ हद तक हाईलाइट करता है, और कुछ जो आंकड़े दूसरे सरकारी आंकड़े हैं वो भी दिखाते हैं। और जैसे हम ये चिंता की बड़ी बात 2-3 मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि पिछले वर्षों में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो वास्तविक वेज है, जो मजदूरी है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है, वो स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। तो जब हमारे देश में की प्रगति भी हो रही है, मतलब ग्रोथ भी हो रहा है, आर्थिक ग्रोथ भी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, और जब महंगाई भी कम है, तो जो वास्तविक मजदूरी है, मतलब मजदूरी को महंगाई से एडजस्ट करने के बाद के जो आंकड़े मिलते हैं, और ये सरकारी आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ जो लेबर ब्यूरो देता है उसकी, तो उसमें विकास अगर नहीं दिख रहा है, उसमें अगर वृद्धि नहीं दिख रही है, तो ये चिंता की बात है।
दूसरी बात जो मैं जिसमें ध्यान दिलाना चाहता था कि जो हाउस होल्ड सेविंग है, जो घरेलू स्तर पे जो बचत है, वो जीडीपी के परसेंटेज में अगर देखें तो वो पिछले साल लोएस्ट पे था। इस साल पे इकोनॉमिक सर्वे का में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया जरूर कि उसका कंपोजिशन कैसे बदला है, लेकिन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितना है ये मैं अभी ढूंढ नहीं पाया। मतलब अभी जाहिर है दोपहर को सर्वे आया है और मैं जितना मैं समय दे पाया उसको, तो उसमें वो आंकड़ा है कि नहीं वो देखने पड़ेंगे। लेकिन पिछले साल तक के आंकड़े ये बता रहे थे कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा जो हाउस होल्ड सेविंग है का डेटा वो डिक्लाइन पे है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि अगर हमारा हर चीज बेहतर चल रहा है तो इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए था। तीसरा बात जो है, जो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे जो तेजी से निकाले हैं पिछले वर्षों में, आंकड़े आपके पास भी होंगे, आंकड़े की बात नहीं है लेकिन ये न्यूज है और ये फैक्ट है कि उन्होंने जो निकाल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें हमें थोड़ी चिंता करने की भी जरूरत है और हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है तेजी से, तो और जो रूरल वेजेस हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के जो वेजेस हैं वो अगर नहीं बढ़ रहे हैं और स्टैग्नेंट है, रुके हुए हैं, तो उन तक इसका मतलब कब लाभ पहुंचेगा, ये जो हमारा तीव्र आर्थिक वृद्धि है उसका। तो ये कुछ चिंता की बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं। साथ में मैं ये जो हाई ग्रोथ के जो आंकड़े हैं, ट्रेड में जो उथल पुथल मचा है उसका असर हमारे ऊपर कम पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वो अभी और देखने की बात है। अभी हमारा एक अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसके नतीजे जो दिखने शुरू हो रहे थे, लेकिन उसमें पॉजिटिव बात ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन से हमारा एक अभी नया बिल्कुल ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारे लिए नए बाजार भी खुले हैं। ऐसा नहीं है, मतलब वो बाजार पहले से थे लेकिन अब वहां पे टैक्सेस कम हो जाएंगे तो हमारे लिए वो बाजार बढ़ रहा है। तो हमारे लिए पॉजिटिव बातें भी हैं। लेकिन जो मैंने ये 2-3 बातें कही, एक वास्तविक मजदूरी का बढ़ना नहीं, स्थिर रहना, दूसरा हाउस होल्ड सेविंग का कम होना, और तीसरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका निकाला जाना तेजी से, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी हैं। धन्यवाद। चले, मैं लौट रहा हूँ वापस आपके पास में, आप बने रहिए जन टीवी के साथ में। मैं नितिन व्यास जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं और आर्थिक विश्लेषक के रूप में हमें इन्हें देख रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सर, क्या माना जाए इसमें? गवर्नमेंट का दावा है कि 2025 से भी 2026 बेहतर होगा। दुनिया में मंदी का दौर हो लेकिन भारत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, इससे लड़ने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवक बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अगर हम इसमें पूरे देखें तो 15 करोड़ से ज्यादा 15 साल से और अधिक उम्र के, या 15 साल 15 पॉइंट कुछ करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट पिछले दिनों तक हो चुका है। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 8 लाख लोगों को और इसमें रोजगार के अवसर मिले हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि भारत तरक्की के राह पर है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 2026-27 और बेहतर रहेगा। देखिए, जीडीपी के आंकड़े दिए हैं, बढ़े हुए हैं, महंगाई कम हो रही है, फसलों की आवक अच्छी की उम्मीद है। तो क्या लगता है आपको? नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि निसार अहमद साहब ने बताया कि ये सरकार की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, तो मैं इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बोल के रिग्रेस रिपोर्ट बोलूंगा, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी का आकलन अगर आप करेंगे तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आप पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं। आप 1 to 1 ईयर बेसिस पे करेंगे तो हो सकता है कुछ प्लस या कुछ माइनस हो जाए, लेकिन फिर भी कोई भी इकोनॉमी का एनालिसिस करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए और उनसे हम एनालिसिस कर सकते हैं इकोनॉमी के बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आता है कि हमारी देश की वैल्यू कितनी है रुपए की, जिसको हम डॉलर की वैल्यू से हम नापते हैं। तो पहला पैरामीटर तो है कि डॉलर की क्या वैल्यू है। दूसरा, हमारा ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है, कितना हुआ है, अगर हम दिसंबर तक का आंकड़ा भी पकड़ें, या हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, हमारी जीडीपी की रेट कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारा जीएसटी का कलेक्शंस कितना आया है, आईटीआर्स का हमारा कितना लोगों ने सबमिट किया है, क्या रेट की है, हमारी इकोनॉमी की साइज क्या है, प्लस आपका
एनपीएस कितना है और एफडीज कितना है, एफडीआईज कितना है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कोई भी इकोनॉमी को मापने के लिए। अब आप 2026 की सर्वे रिपोर्ट पे जाएंगे तो हो सकता है आपके कुछ 2-4 आंकड़े ऊपर नीचे हों, लेकिन स्थिति आप सबके सामने है। डॉलर आज भी हमारा 91-92 रुपीस के ऊपर चल रहा है। आप लोग बार बार एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ही आ रहा है, जो कि करीब करीब $250 बिलियन के आसपास का है। ये आपको मैं दिसंबर तक का आंकड़ा बता रहा हूँ। हम किसी भी देश की उन्नति को नापते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम से। चलिए ये माना कि इंडिया की इकोनॉमी आज चौथे नंबर पे है, लेकिन जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनकी अगर हम नेट इनकम पर कैपिटा इनकम पकड़े तो करीब करीब $10,000 आती है, और इंडिया की अभी मात्र $2,800 की है। तो जो ये डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो इंडिया में क्रिएट हो रही है, इससे आप इकोनॉमी को बड़ा तो दिखा सकते हैं, लेकिन अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक निसार अहमद साहब ने बताया कि जो हाउस होल्ड की सेविंग्स कम हो रही है, ये एक आने वाले समय में बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि हम लोग जब बार बार ये बात करते हैं कि दूसरे देशों में रिसेशन आया था परंतु इंडिया में नहीं आया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे इंडिया में लोगों में सेविंग्स की आदत थी, जो कि अब रही नहीं। शेयर मार्केट आपने इतना वॉलेटाइल कर दिया है कि वहां पे आदमी इन्वेस्टमेंट करते हुए डरता है। तो कहीं से भी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तो सरकार की नहीं दिखती 2026 की, रिग्रेशन रिपोर्ट ही है। आज भी सरकार ये क्लियर नहीं करती कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करती है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करती है, और हर चीज में इनका कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपका हर चीज के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहले आप लोग बोलते थे कि हम लोग 2 करोड़ जॉब इंडिया में देंगे, आजकल मोदी जी का बयान आ रहा है कि हमको जॉब सीकर नहीं बनके हमको जॉब देने वाला बनना चाहिए। तो हर जगह पैराडाइम शिफ्ट आप कर रहे हैं, अपने बयानों से ही मुकर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई बहुत एनकरेजिंग ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। चले, कांग्रेस इसे खारिज कर रही है कि हम इसे विकसित राष्ट्र का तो सपना कहीं नहीं देख सकते, और ये ना घरेलू उत्पादन है, उस पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई ऐसे पैरामीटर या कोई फ्यूचर का प्लान हो। सेविंग हमारी बच नहीं रही है, लेबर वेज बढ़ नहीं रहा है, महंगाई के लिए कहा जा रहा है। तो यानी कि आंकड़ों में उलझाने की एक कोशिश की जा रही है। ये सीधा सीधा एक आरोप मैं कांग्रेस का मान के चलता हूँ। विजय साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। किसी भी तरह से विकसित भारत की तस्वीर इन आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का साफ आरोप है कि जब पैसे नहीं बच रहे लोगों के पास में, रोजगार प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, और अगर हम देखें एवरेज जो हमारी इनकम है वो बहुत डाउन है, टॉप 10 में भी नहीं है, तो फिर चौथी इकोनॉमी दुनिया की हम कैसे दावा कर सकते हैं? ये कांग्रेस का एक सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको कहता हूँ जो आज जो सर्वे पेश हुआ है, ये बहुत अच्छा सर्वे हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी जीडीपी की जो रेट है वो 6.8 से 7% के बीच में बताई गई है, और 7% की रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। मैं नितिन जी की एक बात को जरूर करना चाहूंगा कि नितिन जी ने जो बात कही कि 92 रुपीज का डॉलर हो गया है, नो डाउट हो गया है, बट आज की तारीख में क्या है कि जिस तरीके की अनिश्चितता पूरे विश्व में चल रही है, उस हिसाब से हमारी जो गिरावट आई है 6 to 7% हमारी करेंसी डाउन हुई है, जबकि अदर करेंसीज को हम देखेंगे, दुनिया की अदर करेंसीज को, तो बहुत ज्यादा वो गिरी है। तो मैं कहता हूं कि आप कंपेयर कीजिएगा, बट ये कंपेयर बिल्कुल सही आता है कि 92 हो गया, बट हमारा जो गिरा है वो 6 से 7% गिरा है, जबकि दुनिया की मुद्राएं 40 से 50% तक गिरी है। तो उस चीज में हम स्टैंड हमारी जगह पे, आज की तारीख में हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो आज की तारीख में 1.7% है सीपीआई, ये सबसे कम है, मैं 2023 के बाद की सबसे कम रेट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नो डाउट आज की तारीख में मैं नितिन जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके टाइम पे जो इन्फ्लेशन होती थी वो होती थी 10%, और जीडीपी कितनी होती थी 4%। आज की तारीख में क्या है, इन्फ्लेशन क्या है 1.7%, और जीडीपी क्या है 7%। तो ये इनको देखना चाहिए कि आपके टाइम पे क्या था। ये 11 साल के अंदर जो हमने चेंजेस किया है वो सामने है, और नो डाउट आज की तारीख में विश्व के अंदर कई चीजें चल रहा है जिससे सब पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसकी वजह से करेंसी भी खत्म होती है। हमारा एक्चुअली इनफ्लो जो लोग बाग लेके जा रहे हैं, इनफ्लो की जगह आउटफ्लो हो रहा है हमारा, नो डाउट। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आज से 11 साल पहले $341 बिलियन का हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू $701 बिलियन, मतलब डबल से भी ज्यादा हमने कर दिया है। बट ये चिंता का विषय है, नो डाउट।
कि आज की तारीख में हमारा आउटफ्लो हो रहा है। उसके पीछे रीजन से मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक तो हमारा इन्वेस्टर थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि जो सोने और चांदी की डी डॉलराइजेशन हो रहा है इस समय, डॉलर की वैल्यू अगर हमारे भारतीय तरफ से देखते हैं तो आपको लगता है कि हमारा रुपया घट रहा है, बट डॉलर हकीकत में कमजोर होता जा रहा है हर जगह से। उसकी जो वैल्यू पहले थी आज उसकी वैल्यू कम हो गई। उसकी वजह से लोग बागों का ध्यान आज की तारीख में सोना और चांदी में चला गया है, और सोना और चांदी चला गया तो आपने अप्रत्याशित एक आपने इसमें इंक्रीज देखा होगा। इसके पीछे रीजन यही है कि लोग बाग अस्थिरता व्यापार में इस समय सोने में और चांदी में पैसा लगा रहे हैं, और ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। बट हमारे पास एक गोल्ड रिजर्व भी बहुत है, हमारे रिजर्व बैंक ने बहुत गोल्ड खरीद रखा है, तो हमारे लिए ये चिंता की बिल्कुल भी चिंता किसी भी चीज की नहीं है। आज की तारीख में मैं कहता हूँ फिस्कल डेफिसिट आप देखो 2021 में 9. विजय साहब, आपके साथी मित्र जो कांग्रेस से नितिन व्यास साहब हैं, उनको चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि आंकड़ों की चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो आरोप भी लगा चुके हैं कि आंकड़ों में मुझे जिस तरह से सिचुएशन है उसमें मास्टरी बता रहे हैं। ये देखो मैं आपको बताऊं कि आंकड़ों में कोई इसमें ये जो कहना चाहते हैं वो चीजें नहीं है कहीं पर भी। जो आंकड़े पिछले साल थे वही साल है, आज 2011 में थे, 2014 में थे, उसके साथ में कंटिन्यू चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। पैरामीटर देखो चेंज करने पड़ते हैं, अगर कहीं इंटरनेशनल कोई चीज होती है वो पैरामीटर हमको चेंज करने पड़ेंगे। ये तो चाहे इनकी सरकार आएगी तो भी यही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियां कभी चेंज नहीं होती है। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है वो अलग चीज है, बट पॉलिसी वही रहती है। और हाँ, नई चीज आ सकती है बट वो बेटरमेंट के लिए आती है, कभी भी खराब के लिए नहीं आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे है ये हमारी रोजी पिक्चर नहीं दिखाता, ये हकीकत है। आज दुनिया में हम जो जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उन सबसे नंबर 1 है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे सब छोटे से कंट्री से, अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, या उनकी अगर सपोज करो 1-2 की कोई इकोनॉमी हमारे से ज्यादा भी हो सकती है, मैं कहता हूँ अभी तो नहीं है, बट कभी हो भी जाए तो आप ये देखो कि हम कितने हैं। आज हम 145 करोड़ के हमारे पास आदमी है, हमारा इंटरनल कंजम्पशन कितना है, हमको जरूरत नहीं है। भले मैं आपको बताऊं कि ठीक है हमको इंपोर्ट बढ़ाने के बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी भी हम आप दो जो गैप था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो काफी कम हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि चीजें बढ़ रही है, अच्छा काम हो रहा है। हाँ, बट आज की तारीख में ये जो ग्लोबल सिचुएशन हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है, आज की तारीख में जिस तरीके से व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मतलब ये कंट्रीज, वो गलत है। उससे हम तो अभी इम्पैक्ट नहीं आया, बट लोग कहीं कंट्रीज को इम्पैक्ट आया है, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमको भी कोई तकलीफ आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की सिचुएशन जो चल रही है, अराजकता जो चल रही है, आज जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी आएगा। और बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमारे यहाँ रोजगार भी डेवलप हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे जो आपने स्टार्टअप, मैं आपको बताता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय टोटल 400 से 500 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। उस समय सिर्फ 4 हमारे पास यूनिकॉर्न थे, आज हमारे पास 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। तो ये सब चीजें क्या है, ये ग्रोथ दिखाती है, डेवलपमेंट दिखाती है। और डेवलपमेंट जब आता है वो कह करके नहीं आता, वो सामने प्रकट होता है, और ये प्रकट हो रहा है। जी चलिए, व्यास साहब बहुत डेप्थ में बताया विजय साहब ने, आपके साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप तो संतुष्ट होंगे, आप इनकी बात से ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। हाँ जी, संतुष्ट मैं जरूर हूँ इनकी बात से, क्योंकि ये जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो कुछ गिने चुने हिंदुस्तान के जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए कर रहे हैं, जो कि 100% सही है। अगर आप उनकी जीडीपी कंपेयर करो तो हो सकता है वो 20-25% भी चली गई हो, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो हम जनता, गरीब जनता की बात करते हैं, जो लास्ट पंक्ति में बैठा आदमी की बात करते हैं। हमको विश्व इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनसे हमको इतना सरोकार नहीं है, जितना ये है कि हमारे देश की जनता क्या 2 टाइम खाना खाने में सक्षम है, क्या वो हॉस्पिटल जाने में सक्षम है, क्या उसके पास रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हुए हैं उसको। क्योंकि ये जीडीपी के आंकड़े जो बता रहे हैं ये आप इसका, अच्छा दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि इसी इकोनॉमिक सर्वे में आया है कि 9.2 करोड़ लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल की हैं। तो अगर आप देखें दैट मीन्स के इतने लोग टैक्स पेयर्स हैं। अब इंडिया की जनता, अगर इंडिया की हम पॉपुलेशन देखें तो 150 मिलियन है हमारी, तो उसमें से अगर 9 करोड़ लोगों ने रिटर्न्स फाइल की हैं तो कहाँ जस्टिफाई कर पाते हैं। उसमें से भी आधी से ऊपर रिटर्न्स आपकी, वो डाटा इन्होंने दिया नहीं कि आधी से ऊपर रिटर्न्स इनकी होगी, जो हो सकता है नील रिटर्न हो या बिलो टैक्सेबल लिमिट की हो। तो मेरा जो फोकस है और कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है वो डाइवर्सिटी ऑफ इनकम के ऊपर है,
कि आप इंडिया के टॉप बिजनेस हाउसेस को छोड़ के अगर हमारी गरीब जनता की इकोनॉमी की बात करें तो उसमें बीजेपी कितनी सफल हो पाई है अब तक। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि रिग्रेस प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें आपका कोई प्रोग्रेस कुछ भी नहीं दिखाता है। दूसरा, आपने मेक इन इंडिया की और आप बात की, तो मेक इन इंडिया का एक आपको पुराना मैं एक याद दिला दूं, जो कि मोदी जी का जुमला था, एम ऑफ मेक इन इंडिया। उन्होंने जब मेक इन इंडिया का जुमला फेंका था तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका 25% शेयर होगा हमारी जीडीपी के अंदर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आज भी आंकड़ा आपका 15-16% से ऊपर नहीं जा पाया है। और मेक इन इंडिया को लेके मोदी जी ने बहुत जुमले फेंके, बहुत लोगों को दिखाया, और आज वो खुद ही इस चीज से मुकर रहे हैं और आज वो जॉब सीकर की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो ये तो क्या बीजेपी का आंकड़ा का फेल है। और ये जो सूट मैं आपको बता दूं, चले एक बार में जी विजय साहब हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नितिन जी, आपने भी बात करी कि हमारे 9.2 करोड़ इस समय एसएचजी है। मैं कहता हूं कि जब 2014 से पहले कितने एसएचजी थे और कितनी पॉपुलेशन थी, आज जब उसका कंपेयर करेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे हिंदुस्तान ने प्रोग्रेस करी है। उस समय सिर्फ 2 करोड़ से भी कम हमारे एसएचजी थे और 125 करोड़ की हमारी आबादी थी। क्या बात कर रहे हो आप? तो आप उसका कंपेरिजन करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हकीकत में क्या हुआ। देखो, आप फिगर के मास्टर कर सकते हो, बाजीगर हो सकते हो, बट हकीकत दुनिया की जो है, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम आपके समय क्या थी, आज डबल हो गई है, मान के चलो। तो ये मान के चलो काम तो किया हमने, आप लोगों ने भी काम किया। 70 साल में जाकर के आपने जहां तक लेके आए तो उससे हमने 11 साल में डबल कर दिया। उससे और क्या चाहिए आपको? सर आज अपन 2026 का बजट सामने दिखता है, हर चीज का दिखता है। आज हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपके मालूम है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं। आप पर हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम वर्ल्ड में नंबर 1 है आज की तारीख में। मैं आपको आप कह रहे हो 80 करोड़ आदमी को तो हमने सामाजिक सुरक्षा के अंदर खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ आदमी को हमने 25 करोड़ आदमियों को अपनी जो गरीबी स्थिति थी उससे ऊपर लेके आए हैं। और आप कह रहे हो कि अभी कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, पहले आपकी गिरबान में झांक के देखेगा, कांग्रेस ने जो शासन किया उसको कंपेयर करके देखेगा, तब हम क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाए। आप आरोप जिस तरीके के लगा रहे हैं, ये जिस तरीके की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ना कि डेड इकोनॉमी। आप एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो नितिन जी, कम से कम आप तो ऐसी बात मत कहिए। आप तो प्रोफेशनल हो। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप कांग्रेस की सोच में जाके बैठे हो, वो अलग बात है, बट आज डेड इकोनॉमी, आज यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हुई है। ये इतनी बड़ी डील्स ऑफ डील कराई है, और कितने आदमी को है 20 बिलियन। ये डील सर आपको 2 महीने पहले ध्यान नहीं है, जब आपको ट्रम्प साहब ने आपको आई थी, तब नहीं आई आपको दिखाने। ये क्या आपदा थी बताओ? जब आपने टैरिफ लगाया तब आप गए ना यूं की तरफ से। आज भी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की चर्चा की गई थी, डेड इकोनॉमी की बात की गई थी, आज इंडिया के ऊपर 1% भी असर नहीं आया। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। आज इंडिया ही काम कर रहा है। आज यूरोप के साथ हमने डील करी, आज तक की सबसे बड़ी डील है वर्ल्ड की ये। आपको पता नहीं है, इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ 4 जगह डील करी थी और बहुत छोटी छोटी कंट्रीज से करी थी। आपकी सरकार को आने वाले बजट में इन एक्सपोर्टर्स को आने वाले टाइम में आपको तो मैं आपको गर्व होना चाहिए कि चाहे मोदी जी हो, चाहे मैं कहता हूँ चलो कांग्रेस का भी कोई। निसार साहब आपके बात में आना चाहूंगा मैं। निसार अहमद साहब, इस चश्मे को उतारना पड़ेगा। निसार अहमद साहब, आप प्रोफेशनल हो। निसार साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक चीज जानना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पे तो खैर ईयू का क्या असर है, जो एफटीए हुआ उसका क्या असर होगा, लेकिन हाँ बजट में उसके लिए कुछ सरल चीजें की जा सकती हैं ताकि यहाँ पे निवेश आ सके, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि भारत में अपना निवेश किया जाए। उनके जो डिफेंस से जुड़े इक्विपमेंट्स और वेपन्स हैं, उनके जो बड़े लोग हैं वो भी अपने फंड्स को इंडिया में भेजना चाह रहे हैं। तो कितना असर देखा जा सकता है आर्थिक सर्वे से? हमको समझ सकते हैं कि हाँ बजट की तासीर ये हो सकती है, उसके एक नब्ज के रूप में हमें ले सकते हैं इसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बाहर से आएगा कि नहीं आएगा वो तो एक प्रश्न है, लेकिन जो हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं उतना जितना वो कर सकते थे। और जब सब कुछ पॉजिटिव है तो क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो एक तो ये सवाल है महत्वपूर्ण जो हमें जिस पे प्रश्न पे सोचना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन लो है,
बावजूद इसके कि ग्रोथ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चिंता है कि डिमांड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जितने होने पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये मसला एक है। दूसरा है कि जो रोजगार हमारा बढ़ा हुआ थोड़ा दिख रहा है, उसका कंपोजिशन देखना चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला रोजगार बढ़ा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो इनकम है वो सबसे कम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। और इवन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब जो आज अभी जो डेटा दिखा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि जो कम वर्कर वाले यूनिट हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां पे है। ये दिखा रहा है, चार्ट एक क्लियर दिखा रहा है कि 50-49 तक वाले जो यूनिट्स हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, और वहां पे जो वेज है वो सबसे कम है। जो उसमें ये भी दिखा रहा है उनका वेज भी कम है। ये दिखा रहा है कि लेबर का वैल्यू एडिशन ज्यादा है, लेकिन उनका वेज नहीं बढ़ रहा है उस नतीजे से। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें जरूरत है एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की, और उसमें ऐसे इंटरवेंशन की जरूरत है जहां पे रूरल एरियाज में और जो पुअर सेगमेंट है अर्बन एरिया का, उसमें डिमांड बढ़े, लोग खरीदारी कर सके ज्यादा से ज्यादा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं तो ये देखना है, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन का डेटा भी कोई बहुत मतलब बढ़ा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं बढ़ा है, डेटा ही वो आया है 10 साल के बाद, लेकिन वो बहुत ही एनकरेजिंग है ऐसा भी नहीं है। तो हमें ये सारी चीजें जो सवाल है हमारे सामने, ये सब इंटरनल सवाल है, ये बाहर वाले सवाल नहीं है। जो जैसे सर बता रहे थे कि बाहर बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, सही बात है, बाहर बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, और उससे हमें हमारा प्रभावित होता है कुछ हद तक। लेकिन ये सवाल है, जहां तक ये टैक्स रिटर्न फाइल होने की बात है, तो हम जब ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पेमेंट है उस पर TDS लागू करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न तो फाइल करेंगे, लेकिन उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो उनमें हैं जो जीरो टैक्स वाले हैं, लेकिन उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है ताकि उनका जो TDS कट गया उनको वापस मिले, जो कि एक पॉजिटिव बात है। वो फॉर्मल सिस्टम में आ रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो टैक्स उससे आ रहा है ऐसा भी नहीं है। इस साल जो नवंबर तक के टैक्स के आंकड़े दिए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने, वो तो दिखा रहा है कि 53% ही कलेक्शन हुआ है, जबकि पिछले साल इस नवंबर तक 56% हुआ था, जो बजट जितना सोचा गया उससे। तो ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ के बावजूद जो टैक्स का हमारा टारगेट था वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं मार्च तक जाके। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज हैं सर, उनको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए सरकार को फोकस करना होगा, क्योंकि एक पैरामीटर अपने अपने अंदाज से जो लोग विश्लेषक हैं वो मान के चलते हैं कि पर कैपिटलाइज इनकम क्या आपके पास में, यानी कि एक व्यक्ति की आमदनी जो है वो क्या है। आप महंगाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में सेविंग है, क्या इन्वेस्टमेंट लोग अपने जो जेब से निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है। अगर नॉर्मल सिचुएशन सब कुछ है तो कुछ चीजें सवाल खड़ा करती हैं कि डेली वेज पे जो लोग आ रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उनके पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप आंकड़े तो दे रहे हैं कि हाँ साहब PPF में और EPF में इतने खाते खुल गए हैं, PF में और इसमें इतने खाते खुल गए हैं, तो इसका मतलब लोगों को रोजगार हो रहा है, क्यों जो 8 लाख लोगों के रोजगार की बात कही गई है। लेकिन पब्लिक से अगर उनके विचार जानना चाहें तो कहीं ना कहीं रोजगार अभी भी एक बहुत बड़ा संकट है। बचत जो होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। महंगाई सरकारी आंकड़ों में कम हो, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी भी महंगाई है। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।